नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर से जुड़ा है, हर माँ बाप की चिंता है और हर बच्चे के भविष्य का आधार भी। पेरेंटिंग यानी पालन पोषण की सही दिशा। दौड़ती भागती जिंदगी में बच्चों को समय देना, सही संस्कार देना और उनके मन को समझना आसान नहीं रह गया है। कभी प्यार में कुछ छूट जाता है तो कभी सख्ती में रिश्ता कमजोर हो जाता है। ऐसे में क्या है स्मार्ट पेरेंटिंग का फॉर्मूला? पेरेंट्स को कब दोस्त बन जाना चाहिए और कब बनना चाहिए एक गाइड? और कैसे बनाए अपने बच्चे के साथ भरोसे का रिश्ता जहां डर नहीं सिर्फ संवाद हो? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने चाइल्ड मोटिवेशनल एक्सपर्ट और फैमिली काउंसलर चिरंजीव जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार जी। वो हमें बताएंगे कि कैसे करें बच्चों की परवरिश आज के दौर में ताकि वो बने कल के जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस जरूरी बातचीत को। छोटे कदम बड़ा बदलाव, आज की हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और जिस रूप में बच्चों को ढाला जाए वो उस रूप में ढल जाते हैं। तो चिरंजीव जी से मेरा एक पहला सवाल ये है कि आज के दौर में अच्छा पेरेंट कौन है? क्या बच्चों के साथ सख्ती से पेश आने वाले पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अपना रहे हैं? सभी को नमस्कार। और आपका प्रश्न है कि हम किधर जाएं, सख्ती की तरफ जाएं या धुलमुल रवैया या प्यार दिखाने की तरफ जाएं? तो बात ये है कि देखिए, जो डिफरेंस पहले और अब में आ रहा है, पहले जो पेरेंट्स थे और अब जो पेरेंट्स हैं उनमें जो बेसिक डिफरेंस है, पहले जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर था तो पेरेंट पे लोड कम था, एक बड़ा भाई भी पेरेंट हुआ करता था। अब न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर है तो कहीं कहीं तो सिंगल चाइल्ड है, मतलब माँ बाप और बच्चा, दो बच्चे होते हैं, माँ बाप और एक बच्चा। तो बात यह है कि आप चाहते क्या उस बच्चे से, पहले ये तय कर लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की सख्ती उसको बेहतर नहीं करती है। और किसी भी चीज़, जैसे मैं कहूँ कि आपके चाय के प्याले में अगर मैं 4 चम्मच शक्कर डाल दूँ तो क्या बढ़िया लगेगा आपको? कड़वी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा प्रेम भी बुरा है और बहुत ज़्यादा सख्ती भी बुरी है। इन दोनों के बीच में हमको एक रास्ता लेना होगा। और किसके लिए लें? अपने बच्चे के लिए ही तो ये करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। तो लाड़ प्यार की शुरुआत कब होती है बिगड़ने की बच्चों की? जैसे लाड़ प्यार के दौरान बच्चा कब बिगड़ता है, इसकी शुरुआत कैसे माना जा रहा है? देखिए, बच्चा कभी नहीं बिगड़ता। मैं पूरे दौर में जब भी बात करता हूँ पेरेंटिंग पे, तो बच्चा कहीं नहीं बिगड़ता। माँ बाप कहीं ना कहीं पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं बिगड़ना नहीं बोलता उनको, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धताएं अपनी हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं। माँ बाप थोड़े बिजी हो गए अपने आप में और उस बच्चे को खाली सुविधा देकर ये सोचते हैं कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। लाड़ प्यार का मतलब, एक बच्चा आप दोनों की सहमति से इस दुनिया में आया है और आज के समय में आपके अलावा दूसरा कोई उसका नहीं है जो उसको केयर करे। और निश्चित तौर पर आप भी चाहते हैं कि उसका बहुत बेहतरी से ध्यान दें, लेकिन होता क्या है कि आप सिर्फ ये समझते हैं कि उसको सुविधाएं दे दें, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दें या उसको उसके मन चाहे हिसाब से सुविधा दे दें, इतना ही हमारा काम है। तो मुझे लगता है काम अभी पूरा नहीं हुआ है। सर, तो बच्चों की गलती पर क्या उन्हें डांटना चाहिए या फिर समझाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो कि बच्चे गलती कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि गलती का मूल क्या है। बच्चा शुरुआत से ही बिल्कुल, जो बच्चा है वो बिल्कुल गलत नहीं करेगा। देखिए, होता क्या है, मैं एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ। एक छोटी बच्ची एक परिवार में है और वो रोज़ स्कूल जाती है। रोज़ स्कूल से लौटकर अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है कि मम्मा आज हमने ये किया, मम्मा आज हमने वो किया। एक दिन हुआ क्या कि वो बच्ची आई और उसने कहा कि मम्मा आज हम लोग सारे लोग ना बंक मार के पिक्चर चले गए। अब पेरेंट का आप रिएक्शन देखिए। पेरेंट एज यूजुअल जो आप सोच रहे हैं वही रिएक्शन हुआ, जो हाय तौबा होनी थी हुई। दूसरे दिन से उस बच्ची ने बताना छोड़ दिया, करना नहीं छोड़ा। तो लाड प्यार की परिभाषा पहले तो हम क्लियर करें कि लाड प्यार हम किसको कहते हैं। लाड प्यार अगर सुविधाओं को देना कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि नहीं।
लाड प्यार का मतलब उस बच्चे से कंसर्न होना होगा हमको, कि वो बच्चा फील करे कि मेरे बारे में सोचने वाला, मेरे बारे में जब मैं ज़रूरत में रहूं मेरे बारे में सोचने वाला कोई है। तो अगर इस भरोसे को लेकर अगर बच्चा बड़ा होता है, मुझे लगता है कि उससे बेहतर परवरिश कोई नहीं हो सकती। तो पेरेंटिंग में किस तरह से बैलेंस बना के चलना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे और माता पिता आज के दौर में बहुत बिजी हो गए हैं, जी। तो ऐसे में कैसे बैलेंस बनाएं? देखिए, बैलेंस का सिंपल सी बात है, बच्चा सिर्फ आपका समय चाहता है। आप थोड़ा सा रूटीन में देखिए कि आखिरी कौन सा दिन ऐसा था जब आप सब मिलकर बातचीत किए थे, उससे बातचीत किए थे और उसकी बात सुने थे। बच्चे के पास बहुत से क्वेश्चंस हैं, जब छोटा होता है तब भी, और जब टीनेज में आता है तो उसके क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब दुनिया को देखने का उसका नज़रिया बदल रहा है। तो आप उसको जो उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, जो उसको आपको देना है, वो एक ही चीज़ की डिमांड है, आपका टाइम। आप समय दीजिए, उसको सुनिए, उसको समझिए, और वो जो समझ रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको समझाइए। देखिए, पतंग मैं एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में लेता हूँ। हम लोग पतंग उड़ाते हैं, एक तरीका क्या होता है, हम पूरी ढील दे दिए, जैसे कि पेरेंटिंग में भी होता है, तो पता नहीं पतंग कहाँ जाएगी। एक दूसरा तरीका होता है कि हमने पतंग को खींच कर रखा है कि कटे नहीं, तो पतंग हमारे सिर पर चढ़ी रहेगी, दूर नहीं जाएगी। एक तीसरा तरीका है कि पतंग को हम छोड़ें, जितना हम छोड़ सकते हैं छोड़ें, ढील दें, लेकिन जहाँ संकट में लगे हम खींचना शुरू कर दें डोर। ये बखूबी हर पेरेंट समझता है। बस बात यह है कि थोड़ा समय निकालना होगा, उसको समझना होगा, यही राइट पेरेंटिंग है। बिल्कुल सर। जैसे कि आजकल के पेरेंट्स की उम्मीदें अपने बच्चों से ज़्यादा होने लगी है। जैसे कि अगर बात करें तो कुछ जो पेरेंटिंग है सिर्फ मार्क शीट के आधार पर बच्चों का वैल्यू तय करते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या हो गया, थोड़ा एक कन्फ्यूज़न हो गया है। मैं एक बड़े स्कूल में भी पिछले कुछ दिनों गया था, और मैंने देखा कि एक बच्चा, पेरेंट टीचर मीटिंग थी, एक बच्चा और उसकी मम्मी और टीचर तीनों थे, और कॉपी मम्मी लेकर टीचर से बात कर रही थी। उस कॉपी में 95% मार्क्स थे, और बहस का मुद्दा था दोनों में, टीचर में और पेरेंट में, कि 5% गए कहाँ। और एक अपराधी जैसा बच्चा बगल में खड़ा था। 95% लाकर भी अगर हम खुश नहीं हैं तो फिर कब होंगे। दिक्कत यही हो रही है कि हम अब ये सोचते हैं कि जो हमने इन्वेस्ट किया है क्या उसका रिटर्न आ रहा है कि नहीं। तो साहब, ये कोई शेयर मार्केट नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है कि आपने कुछ पैसा लगाया और फिर आप देखोगे कि उसका रिटर्न आ रहा है कि नहीं। अगर इस सोच में आप हो तो निराशा होगी। जी हाँ जी, तो मार्क शीट के आधार पर बच्चे की वैल्यू तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर हमने देखा है कि जब भी एग्ज़ाम का टाइम होता है बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता है, दबाव महसूस करता है, और आत्महत्या के केसेस में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुखद है ये जो वर्ड आपने यूज़ किया, आत्महत्या, ये तो एक्सट्रीम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई माता पिता, कोई बच्चा इस कल्पना को लेकर जीता होता। लेकिन फिर बात आ रही कि ये हो रही है घटनाएं, हम मुंह नहीं चुरा सकते, हम बच नहीं सकते इनसे, तो इनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा है कि ओवर एक्सपेक्टेशन, बच्चों से इतनी उम्मीद पाले हुए हम। देखिए, वो बच्चा 95% वाला अगर वो 90% भी लाता, 95 भी लाता, अगर उसके माता पिता खुश होते तो वो 100 भी अप्रोच कर लेता। लेकिन वही माता पिता अगर दूसरा अप्रोच करते तो उसको 60 तक आने में देर नहीं लगेगी। आप देखिए, बच्चा जब मार्क्स लेकर आता है, जब वो उसकी मार्कशीट उसके सामने रहती है, तो 2 चेहरे उसमें दिखते हैं उसको, मम्मी पापा के। अगर वो खुश दिखें, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा डिप्रेशन में जाएगा या किसी को भी दिक्कत होगी। मैं नहीं बोलता कि प्रतिद्वंदिता में पीछे हों, प्रतिस्पर्धा में पीछे हों, हमें हर जगह आगे होना होगा, हर लड़ाई में हमको जीतना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम बुझे मन से, हम दबे मन से कैसे लड़ाई जीत सकते हैं। और बार बार किसी बच्चे को आप सिर्फ चुनौती दें, बार बार चैलेंज दें कि बेटा इतना खर्च किया है तेरे पर, रिज़ल्ट कहाँ है। तो ये आप पहले तो ये बताइए कि कर क्या रहे हैं आप।
मतलब आपने कहीं कुछ पैसा लगाया, वो होता है ना, इतना खर्च हो गया तुम पर। आप देखिए ना, ये जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, और इसके बहुत से कारण और भी हैं, मात्र पेरेंटिंग ही नहीं है, इसके और कारण भी जो रॉन्ग मेथड ऑफ अपब्रिंगिंग है। आप देखिए, एक यंत्र आ गया हमारे हाथ में, मोबाइल। ये बच्चों को भी कोविड के बाद से बहुत अच्छे से उपलब्ध है। माँ बाप बोल भी नहीं सकते। जो माँ बाप, टीचर्स पहले मोबाइल को रोकने की बात करते थे, अब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे कि मोबाइल यूज मत करो, क्योंकि बच्चा बोलता है सब कुछ तो इसी में है, बिल्कुल सब कुछ उसी में है। अब आप कभी किसी बच्चे से ना पूछिएगा उसका स्क्रीन टाइम क्या है, आप ताजुब करेंगे। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न सा हो गया है, उसके निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई है। एक बाहरी एजेंसी उसको अपने एल्गोरिदम पे चला रही है। तो यहाँ से छुटकारा पाना होगा, और इसमें मुझे लगता है कि माँ बाप की भूमिका, पेरेंट की भूमिका सबसे ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि सर, जब हमें पहले से ही पता है कि आत्महत्या के केसेस में हर साल 4% की बढ़ोतरी हो रही है, तो माता पिता से चूक कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है? देखिए, जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा है वो संतुलित दिमाग वाला रहता है बिल्कुल। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उस पर अपेक्षाओं का बोझ बढ़ता है, जैसे जैसे वो एक गलत लाइफस्टाइल को लेकर बढ़ता है, जैसे जैसे उसके रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं आते, तो इन सारी चीज़ों की पुनरावृत्ति होती है, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले ये तय करना होगा माता पिता को कि हम अपने बच्चे को कैसे समय दें और कैसे अपब्रिंगिंग करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप ये देखिए कि आपका बच्चा कभी एकाएक बोलना कम तो नहीं कर रहा है, कभी आपके डायलॉग्स तो कम नहीं हो रहे हैं, उनकी शब्दावली पर जोर दीजिए, उसके वर्ड्स नेगेटिव तो नहीं जा रहे हैं, या बहुत हैप्पी तो नहीं है। नॉर्मल से अगर वो इधर उधर है तो थोड़ा सा आप चेत जाइए कि मामला कहीं कुछ ठीक नहीं है। अब उस बच्चे के साथ बैठकर बातचीत शुरू करना होगा, उसको समय देना। मैं बार बार इसी पर जोर दे रहा हूँ, समय देना होगा और बातचीत में उसकी सुनना होगा। वो बच्चा भरा पड़ा है किसी को सुनाने के लिए। आज की डेट में देखिए ना, सभी लोग भरे हुए हैं हम लोग सुनाने के लिए, सुनने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जो सुनने वाले लोग हैं वो अपने कहीं ना कहीं बिजी हैं। पेरेंट, माता पिता अपने बिजी हैं, बच्चा अपने में बिजी है, डायलॉग हो कहाँ रहा है। तो ये प्रक्रिया अगर पेरेंट शुरू करते हैं, अपने बच्चे से बातचीत, उसके मन को समझना, और ख़ासकर तब जब उसके पास निर्णय लेने की क्षमता आ रही हो, जब आपकी डिपेंडेंसी से वो अलग हो रहा हो। आप देखिए, अगर आपका बच्चा टीनेज में आता है, उसमें बायोकेमिकल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, वो एक बच्चे से पूर्ण इंसान बनने की ओर बढ़ रहा है, उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है, उसके पास बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न होते हैं। अब वो उनका उत्तर अगर YouTube में खोजे, आप कल्पना कीजिए ना क्या मिलेगा, और हम आंख चुरा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ये देखें सुने कि कहीं दूसरी जगह कुछ हो रहा है और इंतज़ार करें, मुझे लगता है कि देर हो जाएगी। संभालना होगा हम ही को, अपने बच्चों को बात करनी होगी, उसको समझना होगा। आज का बच्चा सुपर्ब है, आज का बच्चा जो है उसके पास उसकी मेमोरीज, उसका डिसीजन मेकिंग सब कुछ फास्ट है। आप अपने बच्चे को ही देखिए ना, वो कितनी जल्दी सारी चीज़ें समझ लेता है। गैजेट्स को समझने में कितनी देर लगती है। आप देखिए, मोबाइल के फीचर्स आप नहीं जानते उतना वो जानता है। तो एटलीस्ट जब बहुत सुपर ब्रेन है तो उसके साथ चैलेंजेस भी होंगे। आप देखिए ना, याद करिए, एक पहले फ़ोन आता था नोकिया का डिब्बी वाला, वो पटक भी देते थे तो कुछ नहीं होता था। अब हम स्मार्टफोन जनरेशन में, आप स्क्रीन को टच करिए, स्क्रीन भाग जाएगी। तो आज के बच्चे स्मार्टफोन है, आपको हैंडल विथ केयर है, आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे इसका उपयोग करूं, कैसे मैं इसको सहयोग करूं। अगर उसमें आप सफल होंगे, निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में सफल होंगे। क्योंकि साहब, ये पूरी जर्नी, आप थोड़ी देर कभी सोचिए ना, जब
मित्रों से बात होती है, लोगों से बात होती है, क्या बोलते हैं आप? अरे हमारा तो हो गया, बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। पर क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? पैसा ही तो कमा रहे हैं, समय कहाँ दे रहे हैं उसको? आप समय दीजिए, आपसे बढ़कर वो आगे निकलेगा। लेकिन आप अपनी उधेड़ बुन में रहें और वो कहीं खोया तो फिर किसके पास जाइएगा पूछने के लिए? कौन बताएगा? जी बिल्कुल। सर, क्या भारत की शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो मानसिक दबाव से लड़ने के लिए छात्रों को तैयार करे या फिर सिर्फ रैंक की होड़ सिखा रही है? देखिए, रैंक की होड़ तो बढ़ेगी, जहाँ पर चीज़ें आएंगी, चीज़ें बढ़ेंगी, चीज़ें कम होंगी, रैंक की होड़ तो होगी। बात यह है कि हमको अपने आप को तैयार कैसे करना है। हम शिक्षा प्रणाली तो बिल्कुल समझिए सबके लिए एक ही है ना, कोई आपके बच्चे के लिए अलग शिक्षा प्रणाली तो हो नहीं रही है, और रहना हमको इसी में है। तो हम इस सिस्टम को दोष देने के बजाय, कर्ज करने के बजाय, हम क्यों नहीं अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक करें? हम क्यों नहीं अपने बच्चे को योग्य बनाएं, काबिल बनाएं, इस योग्य बनाएं कि इस शिक्षा प्रणाली में, इस रैंक वाली स्थिति में वो बेहतर कर सके। और रैंक की दौड़ में माँ बाप पढ़ते हैं, वो भी क्या है? एक स्टेटस सिंबल है। मुझे लगता है कि अगर आपने अपने बच्चे को सहयोग किया और उसका अपब्रिंगिंग को आपने ठीक से आगे बढ़ाया तो वो सफल होगा, ये तय है। जी सर, जैसे कि साइबर बुलिंग और सोशल प्रेशर, पेरेंटल कंट्रोल, क्या इन्हीं तीनों के बीच दब जाता है एक छात्र का जीवन? सर, ये सारी बातें तो हम लोगों ने अभी की है। साइबर बुलिंग या जो प्रेशर बच्चे पर आ रहा है, जो डिप्रेशन की बात आ रही, ये सब इंटरनेट के थ्रू हम कंज्यूम कर रहे हैं। हमको सबसे पहला काम है कि अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम घटाना होगा, और वो कैसे घटेगा ये आपको तय करना होगा। रिवर्स पेरेंटिंग क्या है, इसके जानना चाहेंगे हम। देखिए, एक बड़ा प्यारा सा अपने इस पूरे, मतलब अभी तक हम लोग बहुत खतरे की बातों को ऊपर लेके चल रहे थे, जो कि आवश्यक थी, हम अनदेखी नहीं कर सकते। रिवर्स पेरेंटिंग हम उसे बोलते हैं कि जैसे जब आपके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो वो भी बच्चे के जैसे एक्ट करने लगते हैं, और जब वो बच्चे के जैसे एक्ट करने लगते हैं तो आपको जैसी पेरेंटिंग उन्होंने आपकी की है, अब आपको अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग करनी होगी। और अगर इसको करते हुए आपका बच्चा देख रहा है आपको अपने माता पिता के साथ बिहेव करते, एक्ट करते, तो निश्चित तौर पर उसकी बेहतर पेरेंटिंग हो जाएगी। रिवर्स पेरेंटिंग का मतलब है कि जो आपने लिया है उसको आपको देना है। जो आपके माता पिता ने आपके पालन पोषण, जब आप अबोध थे, जब आप डिपेंडेंट थे, तब आपकी एक एक बात वो सुनते थे, आपकी एक एक चीज़ों को और कमियों को वो पूर्ति करते थे। एक एज के बाद जब माता पिता निर्भर हो जाते हैं तब हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी उसी तरह पेरेंटिंग करें जैसे कि उन्होंने हमारी की। इसी को रिवर्स पेरेंटिंग बोलते हैं। जी बिल्कुल सर, कोचिंग क्लास का दायरा काफ़ी बढ़ चुका है और बच्चे जो है कोचिंग क्लासेस जाने लगे, तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग क्लासेस में काउंसलर अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि नहीं? देखिए, काउंसलर तो हर जगह होने चाहिए, कोचिंग में भी होने चाहिए, घर में भी होना चाहिए। बात यह है कि हम आउटसाइड एजेंसी की काउंसलिंग पर क्यों निर्भर होते हैं। आउटसाइड एजेंसी की काउंसलिंग जो भी होगी वो एक, समझ लीजिए कि खानापुरी होगी कि भाई वो आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है, लेकिन एक माता अपने बच्चे को जितना समझ सकती है उतना एक काउंसलर नहीं समझ सकता। मैं बोलता हूँ बार बार कि किसी भी माँ का रिलेशन अपने बच्चे से 9 महीने ज़्यादा होता है, किसी भी दूसरे रिश्ते से 9 महीने ज़्यादा होता है। तो एक मम्मी, एक माता अपने बच्चे को जितना समझ सकती है, मुझे लगता है बेहतर काउंसलिंग घर में हो, और बाकी करियर से रिलेटेड और दुनिया जहान की नॉलेज से रिलेटेड काउंसलिंग बाहर में मिलती है, आप लीजिए उसको। सर, बच्चे के मन में बहुत डर होता है, कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं तो बच्चा देख लेता, तो जिससे भी बच्चा डरने लग जाता है। ऐसे में क्या बच्चे के सामने माता पिता को लड़ना या झगड़ना नहीं चाहिए? देखिए, सवाल का जवाब आपने दे दिया है। क्यों झगड़ा करें उस बच्चे के सामने? आप देखिए ना, जब माता पिता आपस में किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो वो अबोध प्राणी भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसके पास इन दो के अलावा कोई नहीं है। अब ये वो सोचता है कि जाऊं कहाँ,
न मम्मी मेरे साथ न पापा मेरे साथ, ये दोनों आपस में झगड़ा करें, तो मेरी स्थिति कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ। वो जो फील है उसका, वो उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर भी ले जाने में सक्षम हो जाता है। अपने बच्चों के सामने कभी भी देखिए, आप पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, उस बच्चे में भी वो बात आएगी, वो भी आपका सम्मान करेगा और एक अच्छा नागरिक बनने की ओर प्रेरित होगा। लेकिन अगर आप दोनों आपस में उलझेंगे तो आप देखिए किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। वो सारी शब्दावली जो आपस में आप उपयोग करते हैं वो सीखेगा वहीं से और उपयोग करेगा फिर। जी बिल्कुल, तो हमने आज चर्चा की छोटे कदम बड़ा बदलाव। सर ने बहुत विस्तार से जानकारी दी कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के कैसे अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं, बच्चों के मन को कैसे पढ़ सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि परवरिश कोई फार्मूला नहीं, ये एक एहसास, एक समझ और सबसे बढ़कर एक जिम्मेदारी। बच्चे वही बनते हैं जैसा माहौल उन्हें घर में मिलता है। हर बात पर गुस्सा नहीं, हर गलती पर चीख नहीं और हर कामयाबी पर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उनके जज्बात, उनका आत्मविश्वास और उनका मन भी मायने रखता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए विषय के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।